क्या एडिट कर रहे हो तुम? कितना लेट हो गया? तो बुला लिए होते क्लास से। नमस्कार, स्वागत है सभी का एक बार फिर से कि हिस्ट्री की क्लास में। मैं हूं विवेक मिश्रा सर, और आज की क्लास में आप लोग पिछली क्लास से जस्ट आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बता दिया था यूरोपियों के आगमन के बारे में, और साथ ही कैसे कैसे यूरोपीय आगे बढ़े हैं, इन कंपनियों का वर्णन हो गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से आएंगे उसको ध्यान से देखते रहिए। यूरोपीय भारत में आ गए, यूरोपीय भारत में आ गए, और यूरोपियों के आने के बाद जो सिस्टम आपको दिखाई पड़ता है कि ये लंबे समय तक व्यापार में लगे रहे। लंबे समय तक सब व्यापार में लगे रहे, व्यापार करते रहे। लेकिन लगभग 1740 से 50 के बीच ये जो समय आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ये जो समय आता है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय है, यानी कि औद्योगिक क्रांति का समय। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय है, औद्योगिक क्रांति का समय। औद्योगिक क्रांति से जो मांग जनरेट हो रही थी उसके लिए इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, भारत से कच्चा माल चाहिए था। तो अब अपनी रणनीतियों को ये सभी लोग चेंज करेंगे, भारत में अपनी रणनीति को चेंज करेंगे। रणनीति को चेंज करने में क्या देखेंगे आप कि सबसे पहले तो एक प्रकार से जो लंबे समय से व्यापार करती हुई कंपनियां थी, अब यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। ब्रिटेन के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, और युद्ध होता है यूरोप में। कहां पर होता है? यूरोप में। और ये होता है सक्सेशन के लिए, यानी कि ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए। ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका असर भारत में भी दिखता है। और भारत में इसके लिए 3 युद्ध आपको दिखाई पड़ते हैं। इसी का परिणाम आपको भारत में दिखेगा, जिसमें आपको कर्नाटिक वार यानी कि कर्नाटक के 3 युद्ध दिखाई पड़ेंगे। कर्नाटक युद्ध दिखाई पड़ेगा। कर्नाटक युद्ध नंबर 1 पहला, कर्नाटक युद्ध आपको दूसरा दिखेगा सेकेंड, और कर्नाटक युद्ध आपको तीसरा दिखाई पड़ेगा थर्ड। ये 3 कर्नाटक युद्ध दिखेंगे। एक दिखाई पड़ेगा 1746 से 48 में आपको दिखाई पड़ेगा, एक आपको दिखाई पड़ेगा 1749 से दिखाई पड़ेगा, और ये लगभग आपका चलता रहेगा 56 के आसपास तक। और इसके बाद तीसरा आपको दिखाई पड़ेगा जो लगभग 1756 से शुरू हो जाएगा, और ये लगभग 1763 तक चलता रहेगा। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध दिखाई पड़ेंगे। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध में जो आपको 3 दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें से पहले के लिए जो आपसे क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, वो एक्सला सेपल की संधि का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्रिएट होता है। एक्सला सेपल की संधि, और कारण इसका पूछा जाता है तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार इसका कारण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। यहाँ पर पांडिचेरी की संधि थी, आप से लोग जानिए यहाँ पर पेरिस की संधि थी। तो अब ये जो 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं
वास्तविकता में देखें तो हैदराबाद और कर्नाटक का कोई युद्ध नहीं था, बड़े अच्छे से हैदराबाद और कर्नाटक आपस में चीजों को चला रहे थे। कर्नाटक जो भी काम करता था उसके लिए हैदराबाद को सूचित करता था, हैदराबाद को उसकी इंफॉर्मेशन देता रहता था टाइम टू टाइम पे। लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ा सा बदली, यहाँ पर उसने इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया, अपने मन से राजा बना लिया, यहीं से यहाँ से समस्या खड़ी हुई थी। तो अगले स्टेप में जब आप बढ़ेंगे, एक तो ये 3 युद्ध हो गए, उसके बाद युद्धों की श्रृंखला से लग गई। जैसे ये 3 युद्ध हुए तो ये अंदाजा लग गया फ्रांस को भी और ब्रिटेन को भी कि भारत में किसी प्रकार की केंद्रीय सत्ता तो है नहीं, सभी राज्य वाली सत्ता है। तो अब यहां से प्लासी का युद्ध देखा जाएगा। प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को होता है, 23 जून 1757 को होता है, जिसकी हमने पिछले क्लास में चर्चा आप लोगों से की थी। युद्ध होता है और युद्ध में आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव विजेता होता है, रॉबर्ट क्लाइव जीतता है और आप जानते हैं कि मीर जाफर शासक बन जाता है। मीर जाफर को लोग शासक बना देते हैं, मीर जाफर को शासक बनाते हैं। मीर जाफर को शासक बनाते हैं। ये प्लासी युद्ध में हमने पिछले क्लास में इसकी चर्चा की हुई है। प्लासी युद्ध के बाद कई युद्ध हुए जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से आप लोग नोट करिएगा। प्लासी के बाद आपका इंपॉर्टेंट युद्ध है 1759 का युद्ध, जो ब्रिटिश और डच के बीच में होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे, ब्रिटिश और डच के बीच में होता है, जिससे हम कहते हैं वेदारा का युद्ध, वेदारा का युद्ध। और डच इस युद्ध में हार जाते हैं, भारतीय व्यापार से बाहर हो जाते हैं। वेदारा के युद्ध से ये हार जाते हैं, भारतीय व्यापार से बाहर हो जाते हैं। 1760 में आपको युद्ध दिखाई पड़ेगा और ये युद्ध है, ये ब्रिटिश के बीच है और ब्रिटिश से यहाँ पर फ्रांसीसियों का युद्ध हो रहा है, यहाँ पर फ्रांसीसियों का युद्ध हो रहा है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ सकता है कि पुर्तगालियों से युद्ध क्यों नहीं हुआ, उसको भी बता देंगे। और यहाँ इसे कहते हैं वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में, वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी हार जाते हैं, ये भी भारतीय व्यापार से बाहर हो जाते हैं, शासन से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा 1761, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है इसको आप जानते रहिएगा। 1761 में युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध होता है। और मराठों की तरफ से कौन लड़ रहा है, यहाँ पे लड़ रहे हैं सदाशिव भाव, सदाशिव राव भाव यहाँ पे लड़ रहे और ये युद्ध हार जाते हैं। तो यहीं से ये तय हो जाता है कि मराठे तो भारत पे शासन नहीं करेंगे, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ये 3 युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा, आप सभी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपको दिखाई पड़ेगा वो है आपका बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध ने जो परिणाम भारत को दिया, 1764 23 अक्टूबर को जो लड़ा गया, जो गंगा नदी के तट पर लड़ा गया आधुनिक बिहार राज्य में, इसमें एक तरफ हेक्टर मुनरो की सेना लड़ रही है, यानी कि अंग्रेज हेक्टर मुनरो है, दूसरी तरफ भारत की 3 सेनाएं हैं। 3 सेनाओं में आपके बंगाल के अपदस्थ नवाब, बंगाल के अपदस्थ नवाब, अपदस्थ नवाब आपको दिखाई पड़ेंगे, मीर कासिम, मीर कासिम दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पर मुगल बादशाह के रूप में, मुगल बादशाह के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय
शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के रूप में, अवध के नवाब के रूप में यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे शुजाउद्दौला। और ये तीनों लोग मिलकर भी अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाते हैं, युद्ध हार जाते हैं। तो ये तीनों लोग हेक्टर मुनरो से पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद दो संधियां होती हैं जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में किया था। 12 अगस्त 1765 ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, 1765 और 16 अगस्त 1765। पहला जो संधि होता है इलाहाबाद की, ये दोनों इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध हैं, इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इलाहाबाद की जो संधि है, इलाहाबाद की जो संधि है, ये संधि पहली संधि की जाती है जो 12 अगस्त को होती है। ये संधि होती है मुगल बादशाह और अंग्रेजों के बीच, मुगल बादशाह और अंग्रेजों के बीच होती है। और दूसरी संधि जो है वो होती है मुगल बादशाह यानी कि शुजाउद्दौला के साथ। जो 16 अगस्त की संधि है वो शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है इसके साथ होती है। दोनों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर दिया जाता है। आप लोगों से इससे ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा। तो ये दोनों संधियां इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग दिमाग में रखिएगा। हम थोड़ा सा बगल में हो जा रहे हैं जिससे आपको यहाँ क्लियर दिखता रहे। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये संधियां हो गई, अब बंगाल पर शुरू हो जाता है द्वैध शासन। बंगाल पर द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में हो जाती है। द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में हो जाती है। द्वैध शासन की शुरुआत 1765। और द्वैध शासन के लिए जाना जाता है इस समय रॉबर्ट क्लाइव को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। इस द्वैध शासन का जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर व्यक्ति है वो रॉबर्ट क्लाइव, तो आप सभी लोग जानते रहिएगा। तो बंगाल पर द्वैध शासन की शुरुआत होगी। द्वैध शासन में क्या था कि शासक तो भारतीय था, रेवेन्यू लेते थे अंग्रेज, रेवेन्यू अंग्रेज के पास जाएगा। और दो तरह के सिस्टम बना दिए, एक तरफ सिताब राय को रख दिया और एक तरफ रजा खां को रख दिया। और दोनों लोगों को राइट्स दे दिए कि आप लोग कानून का अधिकार और राजस्व संग्रहण का अधिकार, है ना। एक को कानून व्यवस्था देखने का अधिकार दे दिया, कानून व्यवस्था देखो, और दूसरे को दे दिया यहाँ पर दीवानी का अधिकार यानी कि राजस्व संग्रहण का अधिकार, कि तुम राजस्व इकट्ठा करके हमारे पास टाइम टू टाइम पहुंचाते रहो। खुद शासक नहीं बने, जानते थे कि जनता विरोध कर देगी, जनता देखेगी तो कहेगी कि इस तरह तो हमारे यहाँ किसी प्रकार का शासक है ही नहीं है ना। अचानक से ये रंगीन जनता जो है गोरे लोगों को शासन में देख लेगी तो गंभीर मामला हो ही जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये शासन चलता रहा और 1765 से लेकर 1773 तक लगभग यही शासन चलता रहेगा। और 73 में आप सभी लोग जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा और यहीं से कंपनी के शासन को मैनेज करना शुरू हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम से यहां से कंपनी के शासन को रेगुलेट करना शुरू कर दिया जाएगा, उसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया जाएगा। इसको आप लोग जानते रहिए। जब नेक्स्ट इसके आगे बढ़ेंगे तो अब जितने भी ये चार्टर एक्ट हैं इनसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी चार्टर एक्ट हैं, जितने भी राजस्व की व्यवस्थाएं हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम राजस्व की व्यवस्था को कवर कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम कवर कर लेंगे आपका कि चार्टर एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो ध्यान से नोट्स बनाइएगा, गलती मत करिएगा आप सभी लोग। तो भू राजस्व यानी कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को हम यहाँ पर आप लोगों को बड़े आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था
ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था में आपको क्या क्या दिखेगा? 3 तरह की व्यवस्थाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। 3 तरह की व्यवस्थाएं आपको दिखाई पड़ेंगी और इन तीनों को आप ध्यान से देखते रहिएगा, नोट करिएगा, सब कुछ समझ में आएगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। सबसे पहली व्यवस्था रैयतवाड़ी। सबसे पहली व्यवस्था रैयतवाड़ी और इसकी शुरुआत हुई 1782 में। कहां से हुई? तो तमिलनाडु के बारामहल जिले से हुई। तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र से इसकी शुरुआत हो गई। बारामहल से इसकी शुरुआत हुई थी। इसको आप सभी लोग जानते रहिएगा। इसको लागू करने वाला कौन था? तो मुनरो और रीड। मुनरो और रीड का नाम आप दिमाग में रखें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इन लोगों ने शुरू किया था। रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ होता है किसान, यानी कि यहां किसानों से सीधे कर प्राप्त करते थे ब्रिटिश अधिकारी। किसानों से सीधे कर ब्रिटिश अधिकारियों को मिलता था। ब्रिटिश अधिकारी प्राप्त करते थे और जो कर की दर होती थी, कर की दर 33 से 55% तक। कर की दर 33 से 55% तक होती थी। इसको जानते रहिए। और नीचे जाएंगे आप लोग, ना नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं या इसी में लिख देते हैं। अब क्या होगा, आप इसके नीचे लिखिएगा कर की दर 33 से 55% तक हो गई। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कहां कहां पर ये व्यवस्था लागू हुई। तो रैयतवाड़ी कहां कहां पर लागू हुई इसको जानिएगा। मद्रास में, तत्कालीन मद्रास अभी तमिलनाडु है। मद्रास, मुंबई के क्षेत्रों में, मुंबई के क्षेत्र में लागू हुई और मद्रास मुंबई के साथ साथ कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई। कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई। मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में लागू हुई थी और लगभग जो देखा जाए तो कुछ ब्रिटिश साम्राज्य के 51% भाग पर, ब्रिटिश साम्राज्य के 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। इसको जानते रहिएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ लागू थी, क्या सिस्टम होता है रैयतवाड़ी का, किसने लागू किया था, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका स्थायी बंदोबस्त। अगली व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में हुई थी और ये शुरू करने वाला था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो दहसाला व्यवस्था के नाम से थी, दहसाला टोडरमल की व्यवस्था, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया लंबे समय तक। इसे दहसाला व्यवस्था भी कहा जाता है। दहसाला के अलावा इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इसे जमींदारी भी कहा जाता है। दहसाला के अलावा इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो जमींदारी के अलावा इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त, इसे सनसेट लॉ, यानी कि इससे अगर देखा जाएगा तो सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस दिन का डेट ये लोग फिक्स करते थे उसी दिन तक टैक्स पेड करना होता था। इतने नाम थे। अब इतने जो नाम रखे गए थे, ये अलग अलग नामों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखेंगे यहां पर क्या है, तो यह कुल क्षेत्रफल का
जितना ब्रिटिश क्षेत्रफल है उसके 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। कहां कहां लागू है ये देखेंगे आप, तो ये बंगाल में लागू है, ये बंगाल में लागू है, ये बिहार में लागू है, बंगाल बिहार उड़ीसा, और बंगाल बिहार उड़ीसा के साथ पूर्वी यूपी में लागू है। पूर्वी यूपी के साथ देखा जाएगा तो पूर्वी यूपी के साथ देखा जाएगा तो असम के कुछ क्षेत्रों में भी लागू है। यहाँ क्या है, जमींदारी नाम है तो कर की वसूली जमींदार करता है। कौन करता है? जमींदारी का नाम ही है तो जमींदार करता है। और यहाँ टैक्स की दर कुछ फिक्स नहीं है, यहाँ टैक्स की दर कुछ भी फिक्स नहीं है। अपने टैलेंट से जितने उगाही कर ले, जितना मन करे, जितना टैलेंट है जमींदार के पास उतना उगाही कर ले। अब यहाँ आगे क्या दिखेगा कि जितना वसूली हुई उसमें से 10/11 ये ब्रिटिश अधिकारी के पास जाता था। 10/11 भाग ये ब्रिटिश अधिकारी के पास जाता था, और 1/11 भाग वसूले गए में से 1/11 ये भाग होता था, 1/11 भाग ये जमींदार के पास रहता था। तो जमींदार जितना ज्यादा वसूली करेगा उतना ज्यादा भाग उसको मिलेगा, है ना। ये व्यवस्था थी, ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है। और जिस दिन का डेट जो फिक्स डेट है तभी तक आपको पहुंचाना है, नहीं तो उस दिन का सूर्यास्त होने के बाद जमींदारी बेच दी जाएगी, जमींदारी बेच दी जाएगी। किसको बेची जाएगी? किसी दूसरे को जमींदार बना दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम था आपका स्थायी बंदोबस्त का, जिसको आप लोग समझते रहिएगा और ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ जाइएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत से सिंपल सी चीजें हैं लेकिन यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा आप देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी, और महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले का नाम था होल्ट मैकेंजी। इसको लागू किया था होल्ट मैकेंजी ने 1820-21 में। होल्ट मैकेंजी ने 1820-21 में, होल्ट मैकेंजी ने। तो महाल का अर्थ होता है गांव, महाल बराबर गांव। ऐसे नोट्स बनाएंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। महाल का मतलब है गांव, यानी कि गांव का सरपंच, जो गांव का मुखिया है, गांव का सरपंच या मुखिया जो है, ये टैक्स कलेक्ट करके, यानी कि टैक्स का कलेक्शन करके, जितना भी टैक्स का कलेक्शन करके ब्रिटिश अधिकारी के पास पहुंचा देगा। प्रोवाइडेड टू ब्रिटिश, ब्रिटिश के पास पहुंचा देगा। ये व्यवस्था में गांव का प्रधान प्रमुख है, और यहां पर जो कर की दर है, कर की दर है, ये लगभग देखा जाएगा तो 55 से 60% तक है। 55 से 60%। कुल ब्रिटिश साम्राज्य के 30% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू है। कुल ब्रिटिश साम्राज्य के 30% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू है, इसको जानते रहिएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो कहां कहां लागू है यह व्यवस्था। ये लागू है संयुक्त प्रांत, यानी कि उत्तर प्रदेश में लागू है, अच्छे खासे भाग पर संयुक्त प्रांत में लागू है। संयुक्त प्रांत के अलावा देखेंगे तो मध्य प्रांत, यानी कि मध्य प्रदेश में लागू है। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से महालवाड़ी व्यवस्था लागू दिखाई पड़ती है। कर की दर 55 से 60% तक है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे यह बन जाएगा। ये पूरे भू राजस्व की व्यवस्था थी अंग्रेजों की, जो भारत में लागू हुई थी। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी, जिनको हमने इन डिटेल आपको यहां पर समझा दी। तो भू राजस्व से अब इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों से जनरेट नहीं होगा। आराम से आप लोग इसको समझ जाएंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, रोक रोक कर अपना देखते रहिएगा।
और जहां भी समस्या आएगी फिर से एक बार वापस करके देखिएगा, तो यहां से कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इवन एग्जाम कोई भी रहेगा आराम से आप क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर इतना क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद आता है कि जो ब्रिटिश शासन है, इसको हम थोड़ा सा समझा दें आज की क्लास में। इसका डिटेल हम नेक्स्ट क्लासेस से करना शुरू कर देंगे। जो ब्रिटिश शासन है, इसको पढ़ने के लिए आपको एक शानदार सा ट्रिक बता रहे कि कैसे इसको दिमाग में रखें, कौन सा व्यवस्था अपनाएं। ब्रिटिश शासन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि यहां सिस्टम बना दीजिए प्राइवेट शासन का समय। प्राइवेट शासन का समय, और ये चलेगा 1773 ईस्वी से लेकर और लगभग 1857 ईस्वी तक। 1857 में क्रांति हो जाएगी, प्राइवेट शासन समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। और यहां देखेंगे सरकारी शासन का समय। सरकारी शासन का समय, और सरकारी शासन में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? सरकारी शासन में आपको दिखाई पड़ेगा कि यहां पर ब्रिटिश क्राउन शासन कर रहा है। यहां पर ब्रिटिश क्राउन शासन कर रहा है, यानी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट शासन कर रही। एक प्रकार से देखा जाए इसे संसदीय शासन भी कहा जा सकता है। संसदीय शासन, संसदीय शासन की व्यवस्था भी हम लोगों ने यहीं से ली है, आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे। और इसका समय रहेगा, सेम इसी के बाद शुरू हो जाएगा, तो 1858 से शुरू होगा और ये चलेगा 1947 तक, हमारी आजादी तक ये चलता रहे। अब इसी में जितने भी एक्ट आए हैं उन्हीं से आप लोगों से क्वेश्चन आता है। तो कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे इसको तैयार करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है, रेगुलेटिंग अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखें। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसको दिमाग में रखें। पिट्स इंडिया एक्ट, यहां से क्वेश्चन बनेगा। और फिर 1793 का चार्टर एक्ट, अब यहीं से चार्टर शुरू हो जाएगा, चार्टर चार्टर चलता रहेगा, चार्टर एक्ट। फिर 1813 का चार्टर, फिर 1833 का चार्टर, फिर 1853 का चार्टर। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी से, ये सभी चार्टर एक्ट है, ये सभी आपके चार्टर चार्टर ही लिखे जाएंगे, चार्टर एक्ट हैं, ये भी चार्टर एक्ट है। इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपसे क्रिएट होते हैं। उन सभी क्वेश्चन को फैक्ट्स में हम यहाँ पर करवा देंगे आप लोगों को। लेकिन जैसे याद नहीं होता है समय, तो कैसे याद करेंगे? अब डायरेक्ट यहाँ से याद करिए, यहाँ पर चलिए 20 साल, यहाँ पे चलिए 20 साल, यहाँ पे चलिए 20 साल, यहाँ पे चलिए 20 साल। केवल आपको ये याद करना है, बाकी सब 20-20 साल के अंतर पर है, तो कोई समस्या होगी ही नहीं। डेट आपको ऐसे याद हो जाएगी, बहुत आराम से याद हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल ऐसे याद हो जाएगी। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप लोग? 1858, 1892, बल्कि 92 से पहले भी आपको दिखाई पड़ेगा, तो 1861 और 1892, ये तीनों एक साथ कहलाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। तीनों को इंडियन काउंसिल एक्ट, अभी हम बगल हो जाएंगे, आप लोगों को दिखेगा अच्छे से। और हिंदी में से कह सकते हैं भारत परिषद अधिनियम। ये तीनों भारत परिषद अधिनियम। और इसके बाद 1909, जिसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। उन्नीस सौ 19 में हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और 1935 में भारत शासन अधिनियम। ये ऊपर वाले भी दोनों भारत शासन अधिनियम कहे जा सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है।
और स्वतंत्रता अधिनियम 1947। स्वतंत्रता अधिनियम, अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। इन्हें भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह सकते हैं, भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन वो दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पूछे जाते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और मिंटो मार्ले सुधार। तो ये ब्रिटिश शासन का एक्शन है, ये ब्रिटिश शासन का एक्शन है। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपको ये पता लग जाता है कि ब्रिटिश ने कैसे हमारे ऊपर शासन किया है। इन्हीं अधिनियमों के माध्यम से, इसी अधिनियमों में क्या क्या बातें आई हैं उनके बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। हर जगह से टाइम टू टाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको बिल्कुल तैयार रखें। निश्चित रूप से आप लोगों को हर एक चीज, हर एक समझ बन जाएगी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों का बिल्कुल बेहतर सिस्टम एक क्रिएट हो जाए, सारा कुछ समझ में आ जाए। आफ्टर दैट हम शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल भी आपकी एक क्लास ले लें, जिससे आप लोगों का तेजी के साथ सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो इतना इसको नोट करके रखिएगा।